स्वागत है स्टूडेंट आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रतिभा क्लासेस में। तो स्टूडेंट हम देख रहे थे 11th क्लास केमिस्ट्री का प्रश्न बैंक जो कि 2021-22 के लिए अपलोड किया गया है। इसमें से हमने 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। 7वां चैप्टर हम देख रहे थे। 7वें चैप्टर में भी हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज के इस वीडियो में हम शेष 10 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह के वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। साथ ही साथ इनसे पहले वाले चैप्टर और इस चैप्टर के 10 क्वेश्चंस वाला वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, वहाँ से जाकर आप वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा ताकि आप ही तरह दूसरे बच्चों को भी इस वीडियो का लाभ मिल पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जो हम पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं वो है पीएच को परिभाषित कीजिए। पीएच, पीओएच और पीकेडब्ल्यू के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। तो पीएच मान हम जानते हैं किसी जलीय विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन के मोल प्रति लीटर में 10 के आधार पर व्यक्त सांद्रता के ऋणात्मक घात का संख्यात्मक मान होता है। यानी कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन का ऋणात्मक लॉगरिथम उस विलयन का पीएच कहलाता है। पीएच को हम प्रेजेंट करते हैं पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग एच प्लस आयन। इसी तरह से हम पीओएच हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन देखेंगे तो उसको बोलेंगे पीओएच, इसको बोलेंगे माइनस लॉग OH। अब हम क्या जानते हैं 298 केल्विन ताप पर KW बराबर होता है H प्लस आयन के सक्रिय द्रव्यमान और OH आयन के सक्रिय द्रव्यमान के बराबर, जहाँ KW क्या है जल का आयनिक गुणनफल है। KW का मान होता है 298 केल्विन पर 10 की घात ऋण 14। तो इसको आप इस यहाँ पर वैल्यू रख के कैलकुलेट करेंगे तो आएगा आपका लॉग H प्लस आयन प्लस लॉग OH माइनस आयन इज इक्वल्स टू लॉग KW इज इक्वल्स टू, मतलब आप पूरे में लॉग का मल्टीप्लिकेशन कर दिए हैं। तो लॉग का मल्टीप्लिकेशन करने पर इस तरह से यहाँ पर वैल्यू आएगी जिसका मान होगा -14। अब दोनों तरफ आप पूरे इक्वेशन में दोनों तरफ आप माइनस का गुणा कर देंगे। माइनस का गुणा करने के बाद आप जब सॉल्व करेंगे इसे तो आएगा PH प्लस POH इज इक्वल्स टू PKW इज इक्वल्स टू 14। यही PH, POH और PKW के मध्य संबंध है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है लवण जल अपघटन क्या है, उदाहरण दीजिए। तो जब किसी लवण का जल अपघटन होता है तो अम्ल और क्षार बनता है। जैसे अम्ल और क्षार की क्रिया से क्या बनता है, लवण और पानी बनता है, उसी तरह से लवण के जल अपघटन से अम्ल और क्षार बनता है। जैसे कि यहाँ पर एक लवण दिया हुआ है Ba मान लीजिए और जल है H2 तो अम्ल बनेगा Ha। अम्ल क्या होते हैं जो आसानी से हाइड्रोजन आयन दे दें, तो Ha अम्ल होगा और BOH क्या हो जाएगा यहाँ पर क्षार होगा। तो इस तरह से लवण का जल अपघटन होता है। लवण का जो जल अपघटन होता है वो उदासीनीकरण की क्रिया, उदासीनीकरण मतलब अम्ल क्षार की क्रिया के विपरीत क्रिया होती है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है जल अपघटन की कोटि या मात्रा क्या है। तो किसी लवण के जल अपघटन की क्रिया में साम्यावस्था पूर्ण होने तक लवण का जो प्रतिशत जल अपघटित होता है और इससे लवण का जल अपघटनांक या जल अपघटन की कोटि कहते हैं, इसे H से प्रदर्शित करते हैं। यानी क्या हुआ, लवण के जल अपघटित मोलों की संख्या में लिए गए लवण के संपूर्ण मोल की संख्या भाग का भाग दे दें तो जो वैल्यू आएगी वो जल अपघटन की कोटि होगी। इसे H से हम प्रदर्शित करेंगे। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, विलेयता गुणनफल से क्या समझते हैं। विलेयता गुणनफल क्या होता है, किसी निश्चित ताप पर किसी विद्युत अपघट्य के संतृप्त विलयन में उपस्थित आयनों के मोलर सांद्रताओं के गुणनफल को विद्युत अपघट्य का विलेयता गुणनफल कहते हैं। इसे KSP से प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए कोई विद्युत अपघट्य AB है, इसका आयनन हो रहा है A प्लस आयन और B माइनस आयन में। तो विलेयता गुणनफल क्या होगा, A आयन और B आयन का सक्रिय द्रव्यमान का गुणनफल विलेयता गुणनफल होगा। सक्रिय द्रव्यमान को हमेशा बड़े कोष्ठक में लिखते हैं। इसके बाद है सम आयनन प्रभाव, ये रिपीट क्वेश्चन है। इसका आंसर मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो यानी चैप्टर 7 के पार्ट 1 में दे दिया है, तो वहां से जाके आप नोट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम से क्या समझते हैं। तो द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम 1861 में गुलबर्ड और बागे ने प्रतिपादित किया था। इसने क्या कहा था, स्थिर ताप पर साम्यावस्था में
किसी पदार्थ के क्रिया करने की दर उस पदार्थ के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है। माना कोई पदार्थ A है, वो क्रिया करके R रेट से B बना रहा है, तो क्रिया करने की जो दर होगी समानुपाती होगी अभिक्रिया कारक के सक्रिय द्रव्यमान के। ये द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम है। साथ ही साथ उन्होंने क्या कहा, मान लीजिए कोई अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक भाग ले रहे हैं, तो अभिक्रिया करने की दर जो होगी अभिक्रिया कारक के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होगी। जैसे कि यहाँ पर A और B क्रिया करके R1 रेट से C और D बना रहे हैं, इसी प्रकार से C और D R2 रेट से टूट करके A और B बना रहे हैं, तो अग्रिम अभिक्रिया की दर R1 समानुपाती होगा A का सक्रिय द्रव्यमान गुणित B का सक्रिय द्रव्यमान। इसी तरह से R2 जो होगा आपका वो समानुपाती होगा C का सक्रिय द्रव्यमान और D का सक्रिय द्रव्यमान। ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो K1 और K2 यहाँ पर स्थिरांक दिया गया है, जिसे हम वेग स्थिरांक कहते हैं। अब चूंकि यहाँ पर ये नियम किसके लिए था, साम्यावस्था के लिए था, तो साम्यावस्था में हम जानते हैं अग्रिम अभिक्रिया की दर पश्चात अभिक्रिया की दर के बराबर होती है, तो R1 बराबर R2 होगा। इस तरह से R1 और R2 का मान समीकरण 1 व 2 से रखेंगे, तो मान रखने पर वैल्यू आएगी ये। अब K के यूनिट को एक साइड कर लीजिए, K1 यहाँ ऊपर है तो K2 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ डिवीजन में चला जाएगा। इसी तरह से A और B यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर पर डिवीजन में चले जाएंगे। तो यहाँ पर Kc आपका आ जाएगा, ये स्थिरांक है, वेग स्थिरांक को एक साथ Kc लिखते हैं, जिसे साम्य स्थिरांक कहते हैं। साम्य स्थिरांक की वैल्यू ये होती है, क्या होती है, प्रोडक्ट के सक्रिय द्रव्यमान का गुणनफल बटे रिएक्टेंट के सक्रिय द्रव्यमान का गुणनफल। तो ये था द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, साम्य स्थिरांक Kp और Kc के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। Kp और Kc के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए हम मान लीजिए एक अभिक्रिया ले रहे हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, जिसमें N1A और N2B मतलब A के N1 मोल और B के N2 मोल क्रिया करके C के M1 मोल और D के M2 मोल बना रहे हैं। तो इसके लिए हम साम्य स्थिरांक लिखेंगे। द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम में साम्य स्थिरांक हमने लिखना सीख लिया है। साम्य स्थिरांक Kc बराबर क्या हो जाएगा, C का सक्रिय द्रव्यमान गुणित D का सक्रिय द्रव्यमान बटे A का सक्रिय द्रव्यमान गुणित B का सक्रिय द्रव्यमान। तो इस तरह से हम Kc का मान लिख लेंगे, इसको दे देंगे समीकरण 1। अब हम जब मोलर सांद्रण के स्थान पर आंशिक दाब का उपयोग करेंगे तो यहाँ पर आप सभी के सामने PP सिंपल उठा के लगा दीजिए। अब हम क्या जानते हैं, ये हो गया आपका समीकरण 2। अब हम जानते हैं PV बराबर nRT, तो P बराबर क्या हो जाएगा, N/V RT। तो इसको N/V बराबर क्या होता है, मोलों की संख्या बटे आयतन बराबर होता है सांद्रता, तो P बराबर CRT हो जाएगा। अब यहाँ पर हम P की वैल्यू समीकरण 2 में रख देंगे। ये समीकरण 2 है, इसमें P की वैल्यू रखेंगे आप तो इस तरह से होगा। इसको आगे हल करेंगे आप तो RT को कॉमन निकाल लीजिएगा और फिर सॉल्व करिएगा, तो यहाँ पर अपन को समीकरण 4 प्राप्त हो। समीकरण 4 में M1 धन M2 ऋण N1 धन N2 का मान डेल N है। डेल N क्या है, मोलर सांद्रता में परिवर्तन है। अब समीकरण 4 में समीकरण 1 से मान रखने पर Kp बराबर क्या हो जाएगा, Kc RT का पावर डेल N। यही Kp और Kc के मध्य संबंध है। तो ये था Kp और Kc के मध्य संबंध। यदि आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो चैप्टर कंप्लीट करने के बाद में लाइव वीडियो लेकर आऊंगी, जिसमें मैं सारे न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी। तो तब तक आप वेट कीजिए, अभी नोट्स बना लीजिए और बाकी टॉपिक्स को याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, लीसा तेलिए का सिद्धांत क्या है। इस सिद्धांत का उपयोग करते हुए निम्न अभिक्रिया पर ताप दाब सांद्रता का प्रभाव स्पष्ट करना है। अभिक्रिया है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्रिया करके अमोनिया बना रही हैं। अब हम देखते हैं सबसे पहले लीसा तेलिए का नियम। लीसा तेलिए का नियम क्या है, यदि किसी अभिक्रिया की साम्यावस्था पर उसके साम्य को प्रभावित करने वाले कारक जैसे ताप दाब और सांद्रता में परिवर्तन किया जाए तो साम्य उस दिशा में विस्थापित होगा जिससे इस कारक से होने वाले परिवर्तन का प्रभाव नष्ट हो जाए। जैसे कि यहाँ पर एक अभिक्रिया दी हुई है, N2 + H2 गिव्स 2NH3। उक्त अभिक्रिया के लिए Kc आप लिखेंगे तो प्रोडक्ट बटे लिखना है, प्रोडक्ट का सक्रिय द्रव्यमान बटे रिएक्टेंट के सक्रिय द्रव्यमान, है ना, ये लिखना है। तो इस तरह से आप Kc का मान लिख लेंगे। अब क्या बोल रहे हैं अपन, सबसे पहले सांद्रता का प्रभाव, मतलब कि हम N2 और
H2 की सांद्रता यदि हम बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा, NH3 की सांद्रता कम हो जाएगी और साम्य में दोनों सारे की सांद्रता एक बराबर होनी चाहिए, मतलब रिएक्टेंट की सांद्रता प्रोडक्ट की सांद्रता एक बराबर होने चाहिए। तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी, अग्रिम दिशा में विस्थापित हो जाएगी। इसी प्रकार से यदि हम अमोनिया की सांद्रता बढ़ा दें तो क्या होगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कम हो जाएगा, तो अभिक्रिया पश्चिम दिशा में विस्थापित हो जाएगी, क्योंकि आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की सांद्रता एक बराबर रखनी है। अब दाब के प्रभाव में हम देखते हैं, एक आयतन नाइट्रोजन और 3 आयतन हाइड्रोजन मिलकर कुल 4 आयतन क्रियाकारक बना रहे हैं, मतलब अमोनिया बनाने में आयतन में कमी आ रही है। लीसा-तेलिय नियम के अनुसार आयनन की इस कमी को निष्प्रभावित करने के लिए दाब में वृद्धि करने पर अमोनिया का उत्पादन बढ़ेगा, अतः अभिक्रिया अग्रिम दिशा की ओर विस्थापित हो जाएगी। अब ताप का प्रभाव देखते हैं। चूंकि उक्त अभिक्रिया ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, इसलिए लीसा-तेलिय नियम के अनुसार ताप घटाने पर अभिक्रिया आगे की ओर होगी, अर्थात NH3 का उत्पादन बढ़ जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। कैसे लगा वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।